नमस्कार साथियों, फौजी क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों के रिवीजन और अच्छी तैयारी के लिए मैं हर एक टॉपिक पर अच्छे अच्छे प्रश्न बना के लिए लेके आता हूं आपके लिए। तो दोस्तों, आज भी मैं दूरी, विस्थापन, वेग और त्वरण के बेस पर जो भी न्यूमेरिकल्स और अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का सेट बना के लिए आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। तो दोस्तों, हम हमारा टाइम वेस्ट किए बिना हमारे प्रश्नों की ओर चलते हैं। दोस्तों, तो हमारी स्क्रीन पर जो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर राशि है। दोस्तों, वेक्टर को हिंदी में बोलते हैं सदिश। क्या बोलते हैं दोस्तों? सदिश। तो कई बार क्या है, सदिश वर्ड न देकर डायरेक्ट इंग्लिश में दे देता है वेक्टर। क्या दे देते हैं दोस्तों? वेक्टर। तो आप लोगों को मैं पहले ही सारणी लास्ट क्लास में बता चुका, सदिश और अदिश कौन कौन सी राशियां होती हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को बताना है समय तो क्या होती है, अदिश होती है, तापमान भी अदिश होता है, दूरी भी अदिश होती है। तो सही आंसर जो रहने वाला है दोस्तों, वेग। वेग पूछे, चाहे विस्थापन पूछे, चाहे त्वरण पूछे, चाहे बल पूछे, ये संवेग पूछे, चाहे आवेग पूछे, ये सभी सदिश राशियां होती हैं। अगला क्वेश्चन, वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। एक बात ध्यान रखना, जो राशि सदिश होती है दोस्तों, जो राशि सदिश होती है, उसका मान ऋणात्मक भी हो सकता है, उसका मान धनात्मक भी हो सकता है, इवन दैट उसका मान जीरो भी हो सकता है। दोस्तों, तीनों पॉसिबिलिटी बनती है। अगर किसी राशि के बारे में मैं ये कह सकता हूं कि ये राशि सदिश राशि है, तो उसका मान ऋणात्मक भी प्राप्त हो सकता है, धनात्मक भी और जीरो भी। लेकिन अगर किसी भौतिक राशि के लिए मैं ये कह दूं कि ये तो अदिश है, ये तो अदिश है, तो ध्यान रखना एक ही पॉसिबिलिटी है कि उसका मान धनात्मक होगा। ना तो ऋणात्मक हो सकता है और ना ही जीरो हो सकता है। क्या हो सकता है? सिर्फ धनात्मक। सिर्फ एक कंडीशन। और जब सदिश होता है तो तीनों कंडीशन, जब अदिश है तो सिर्फ एक कंडीशन। तो कह रहा है कि अगर कोई भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, मतलब जिसका मान सिर्फ और सिर्फ धनात्मक रहे और धनात्मक रहे, और किस राशि के लिए? अदिश राशि के लिए। तो देखो दोस्तों, कैसे किस तरीके से एग्जामिनर ने घुमाया है। यहां वो डायरेक्ट दे सकता था कि निम्न में से अदिश राशि का नाम बताओ। किसका नाम बताओ? अदिश का नाम बताओ। लेकिन उसने डायरेक्ट नहीं पूछा कि अदिश, उसने क्या पूछा कि जिस भौतिक राशि का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। मतलब इनडायरेक्टली तरीके से क्या पूछ रहा है कि अदिश राशि बताइए। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है त्वरण भी सदिश, वेग भी सदिश, बल भी सदिश, लेकिन दूरी क्या होती है दोस्तों? अदिश। जो हमारे प्रश्न का सही आंसर है वो क्या रहेगा दोस्तों? दूरी, यानी ए। अगले प्रश्न की ओर चलता हूं दोस्तों। वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है। दोस्तों, मुझे नहीं पता वेग और समय का गुणनफल क्या होता है, लेकिन मुझे दोस्तों एक फॉर्मूला पता है कि विस्थापन में परिवर्तन की दर, दोस्तों किसके परिवर्तन की दर? विस्थापन में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष जो होती है, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? वेग कहते हैं। अब मुझे ये बताना कि अगर मैं समय को वेग के पास में ले जाऊं तो क्या प्राप्त होगा? क्या प्राप्त होगा? विस्थापन बराबर वेग गुणा समय। क्या प्राप्त होगा? वेग। और प्रश्न भी यही कह रहा है कि वेग और गुणा समय का जो गुणनफल होता है, वेग और समय का गुणनफल, वो किसके बराबर होता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, किसके बराबर? विस्थापन के बराबर। तो देखिए, सही आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा हमारा? विस्थापन। तो यहां तक कि आपको डायरेक्ट पर्सन के माध्यम से फॉर्मूले का भी ज्ञान करवा सकता है कि आपको जब तक सभी भौतिक राशियों के बारे में फॉर्मूला, चाहे वो बल का हो, चाहे ऊर्जा का हो, चाहे शक्ति का हो, चाहे कार्य का हो, चाहे दूरी का हो, चाहे चाल का हो, चाहे वेग का हो, चाहे विस्थापन का हो, चाहे त्वरण का हो, हर एक का फॉर्मूला याद होना चाहिए। और मैं पहले भी बोल चुका कि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो मात्रक आसानी से याद हो सकते हैं, और मात्रक निकल जाएंगे तो विमा भी आसानी से आपकी निकल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर कि वेग और समय का गुणनफल क्या होगा दोस्तों? विस्थापन। क्या हो गया? विस्थापन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो दोस्तों, दूरी का मान कितना दे रखा है? शून्य। क्या मतलब? वो दूरी, मतलब दूरी क्या होती है दोस्तों? पथ लंबाई। किसी भी वस्तु के द्वारा तय की गई उसकी पथ लंबाई को दूरी कहते हैं। वो कह रहा है कि दूरी का मान क्या है? बिल्कुल शून्य। डिस्टेंस क्या हो गई आपकी? शून्य। क्या हो गई दोस्तों? शून्य। आगे पढ़ो। तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? वस्तु का विस्थापन कितना होगा? दोस्तों, एक बात मैं आपको समझा दूं। मान लीजिए कोई पॉइंट ए है और कोई पॉइंट आपका बी है। मान लीजिए आपका जो रास्ता है कुछ इस तरीके से था, और आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपने कुछ इस टेढ़े मेढ़े रास्ते से, वक्राकार रास्ते से अपनी रास्ता दूरी तय करी। तो दोस्तों, ये जो आप टेढ़े मेढ़े रास्ते से गए, इसको बोलते हैं दूरी, यानी पथ लंबाई। लेकिन अगर इसी स्थिति में मैं आपसे पूछूं कि ए और बी के मध्य विस्थापन कितना होगा, तो दोस्तों ध्यान रखना,
प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की सीधी लंबाई को क्या कहते हैं अपन? विस्थापन कहते हैं दोस्तों। ये आपका विस्थापन रहेगा और ये आपकी दूरी रहेगी। दूरी क्या होती है कि आप कितना चलकर आए हो, यानी आपके द्वारा किसी वस्तु के द्वारा तय की गई पथ लंबाई को ही अपन दूरी कहते हैं। लेकिन विस्थापन ये कहता है कि मुझे कितना चल के आए उससे मतलब नहीं है, जहां से चलना प्रारंभ किया और जहां के रुके वो उन दोनों बिंदुओं के मध्य की सीधी लंबाई को देखता है। क्या देखता है दोस्तों? सीधी लंबाई को देखता है, तो वो होता है आपका विस्थापन। जैसे अगर मैं दूसरी पॉइंट में समझाना चाहूं कि एक रास्ता तो कुछ इस तरीके से था और एक रास्ता बिल्कुल सीधा था, तो दोस्तों सीधा जो हुआ ये आपका विस्थापन हुआ। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य की सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं। और ध्यान रखना, पथ लंबाई जो होती है आपके द्वारा वस्तु के द्वारा तय की गई उस पथ लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। तो दूरी और विस्थापन में आप लोगों को अंतर समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना, विस्थापन का मान, किसका मान दोस्तों? विस्थापन का मान कभी भी दूरी से ज्यादा नहीं हो सकता। अरे दूरी के बराबर हो सकता है और दूरी से कम हो सकता है, लेकिन कभी भी दूरी से ज्यादा नहीं हो सकता। अब पर्सन कह रहा है कि दूरी का मान क्या है? शून्य। तो मुझे बताना कि शून्य, जब दूरी का मान ही शून्य है तो विस्थापन का मान भी क्या रहेगा? शून्य। क्या रहेगा? शून्य। आपसे यही पूछ रहा है कि अगर किसी वस्तु की द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो विस्थापन कितना होगा? तो विस्थापन भी दोस्तों शून्य होगा। ध्यान रखना, कभी भी विस्थापन का मान दूरी से ज्यादा नहीं हो सकता, दूरी के बराबर हो सकता है और दूरी से कम रह सकता है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में दूरी से ज्यादा नहीं हो सकता। यह बात अपने जहन में बैठा लीजिए। तो प्रश्न आ गया शून्य, दूरी शून्य तो विस्थापन भी शून्य। अगला प्रश्न है कि जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती रहती है। दोस्तों वस्तु की स्थिति में लगातार परिवर्तन हो रहा है, यानी पहले कोई वस्तु यहां थी, जैसे मैं मान लेता हूं कि आप लोगों को, जैसे आप सामने बैठे हुए हो कैमरे में, ठीक है, अब मैं आपसे अपनी दूरी का अगर कंपैरिजन करूं तो मैं इतनी दूरी पर हूं, कुछ भी मान लेते हैं कि इतनी दूरी पर है। अब दोस्तों समय के साथ क्या हुआ, मैंने एक कदम बढ़ा लिया और आपके और मेरे के बीच की जो दूरी थी उस डिस्टेंस को मैंने क्या कर दिया? कम। तो समय के सापेक्ष मैंने अपनी स्थिति में क्या किया? परिवर्तन। या चाहे मैं पीछे भी जा सकता हूं या फिर मैं आगे भी आ सकता हूं या इधर भी जा सकता हूं या इधर। कहने का मतलब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया मैंने अपनी स्थिति में क्या कर लिया? परिवर्तन। किसके सापेक्ष? आपके सापेक्ष। तो दोस्तों मैं कह सकता हूं कि मेरा जो है आपके सापेक्ष जो है मेरी स्थिति में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। मतलब जो मैं है, मतलब मैं आप एक तरीके से गतिशील हो गया। क्या हो गया दोस्तों? गतिशील। तो अपन कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष अगर परिवर्तन हो जाता है तो वो गतिशील होती है दोस्तों। क्या होती है? गतिशील। तो अपन कह सकते हैं कि एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति में लगातार परिवर्तन आ रहा है तो कहा जा सकता है कि वस्तु क्या है दोस्तों? गतिशील है। क्योंकि गतिशील है जब ही जाके उसकी स्थिति में लगातार परिवर्तन आ रहा है। तो सही आंसर है दोस्तों आपका कि वस्तु गतिशील रहेगी ऐसी स्थिति में। तो एक चालक, देखो दोस्तों ऐसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं लेकिन अपन देख के इनको कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये कैसे है, क्या है, छोड़ देते हैं कि इसको लास्ट में करेंगे, इसको बाद में करेंगे। तो ऐसे घबराना नहीं है, 2-2, 3-3 सेकंड के न्यूमेरिकल होते हैं, ज्यादा बड़े दिए नहीं जाते आपको ऐसे एग्जाम में। तो एक चालक समान गति से अपनी कार को चलाता है और 60 सेकंड में इतनी मीटर की दूरी तय कर लेता है। तो गति ज्ञात कीजिए। वही गति मतलब दोस्तों चाल ज्ञात कीजिए। चाल का फॉर्मूला होता है दोस्तों दूरी में परिवर्तन की दर। दर बोल दूं तो समय का भाग लगा दिया करो। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी दे रखी है? 288 मीटर। कितनी दोस्तों? 288। समय का मान कितना दे रखा है? 60 सेकंड। 60 सेकंड दे रखा है। 88 मीटर तो दूरी है, 60 सेकंड दूरी है। अगर दोस्तों मैं इसको काटूंगा, देखो 6 के फाड़े से काटो दोस्तों, डायरेक्टली 6 के फाड़े से काट दो आप तो कि 6 चौके 24 और 24 4 6 6 8 48 और दोस्तों पॉइंट लगा दिया क्योंकि नीचे क्या है अपन ने 10 को अलग कर दिया था। तो अगर मैं भाग लगाऊंगा तो कितना आएगा? 4.8 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका किसका मान है दोस्तों? चाल का मान है, यानी गति का मान है। तो ऑप्शन अपना रहेगा दोस्तों, कौन सा रहेगा? ए, यानी 4.8 मीटर प्रति सेकंड की वो उसकी क्या रहेगी? चाल रहेगी। क्या रहेगी दोस्तों? चाल रहेगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अपने कि किसी वस्तु का त्वरण इसके खालिस्तान में परिवर्तन की इकाई में हुआ परिवर्तन है। तो दोस्तों मुझे ये बताना त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? त्वरण का फॉर्मूला दोस्तों जो होता है वो होता है आपका विस्थापन में परिवर्तन की दर, यानी विस्थापन बटे समय। समय के सापेक्ष किस में परिवर्तन होना चाहिए? तो विस्थापन नहीं दोस्तों, वेग में। विस्थापन में परिवर्तन की दर तो क्या होती है दोस्तों?
विस्थापन में परिवर्तन की दर तो वेग होता है, जबकि वेग में भी वापस परिवर्तन हो जाए आपका समय के सापेक्ष तो उसी को बोलते हैं आप त्वरण। क्या बोलते हैं? त्वरण। तो खालिस्तान में क्या भरेंगे दोस्तों कि किसी वस्तु का त्वरण किसे कहते हैं कि इसके विस्थापन नहीं दोस्तों, कितना, क्या, वेग। क्या है दोस्तों? वेग। कि इसके वेग में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन ही क्या कहलाता है? उसका त्वरण। तो आंसर जो रहेगा इस प्रश्न का ये रहेगा। इस तरीके से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कई बार ऐसे प्रश्न आता सब कुछ है, लेकिन क्या होता है अपन ऐसे प्रश्न देख के प्रश्न की लैंग्वेज नहीं समझ पाते। तो इन तरह ऐसे प्रश्नों की लैंग्वेज समझने के लिए और किस प्रकार से आपके पुटअप होते हैं एग्जाम में प्रश्न, तो इस तरीके से मैंने आपके प्रश्न यहाँ पे लिए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। सदिश राशि का उदाहरण क्या है दोस्तों? वही सदिश राशि बतानी है आप लोगों को। पता है दोस्तों, वजन वही द्रव्यमान हो गया, तापमान हो गया आपका, लंबाई हो गई आपकी, लेकिन वेग क्या होती है दोस्तों? सदिश राशि होती है। ऊपर वाली ये तीनों तो कौन सी? अदिश है, लेकिन वेग के बारे में बोला सदिश है, और सदिश राशि का ही उदाहरण आपसे पूछा है। आंसर रहेगा वेग। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है। यानी दोस्तों एक ग्राफ दे रखा है और वेग को किसके साथ दिखा रहा है? वेग को किसके साथ? समय के साथ। किसके साथ? समय के साथ अगर मैं दिखा रहा हूं दोस्तों, तो ये जो ग्राफ होगा उसे वेग समय ग्राफ कहते हैं। बिल्कुल इजी प्रश्न है, कुछ नहीं करना। इसे वेग और समय के बीच में जो ग्राफ दिखाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? समय ग्राफ। एक और चीज बता दूं, यदि इसकी ढाल को अगर देखा जाए तो इसकी जो ढाल है दोस्तों, ढाल कि वेग बटा समय, इसकी जो ढाल है वो किसको निरूपित करेगी? त्वरण को। तो ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वेग और समय के बीच में जब ग्राफ बनाया जाता है तो इसकी ढाल जो है, क्या दोस्तों, इसकी ढाल किसे निरूपित करती है? तो ध्यान रखना, त्वरण को। किसको? त्वरण को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति खालिस्तान एक होती है, असमान होती है दोस्तों। क्या होती है मुझे बताना। अगर कोई बस चालक मान लीजिए बस चला रहा है, अचानक उसके सामने कोई मान लीजिए महिला आ गई या कोई पुरुष आ गया, तो उसको ब्रेक लगाना पड़ेगा, और जैसे ही रास्ता क्लियर हो जाएगा वो रेस एक्सीलेटर दबाएगा, फिर ब्रेक लगाएगा, रेस, तो उसकी जो गति हुई वो क्या होगी दोस्तों? एक तरीके से असमान गति हो गई। क्या हो गई? ये प्रश्न मेरे मन का नहीं है, फिर कह रहा हूं ये सारे प्रश्न एग्जामों में आए हुए हैं, मैंने डायरेक्टली उठाए हैं ताकि आपको जो लैंग्वेज है प्रश्न की, ये प्रश्न दिखने में सीधे हैं लेकिन कई बार ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से या फिर अपन प्रश्न की लैंग्वेज नहीं समझ पाते, इस कारण ये प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो इसी कारण मैंने इन प्रश्नों को यहां पे पुटअप किया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि चाल, दूरी और समय के मध्य एक संबंध दर्शाना है। अरे दोस्तों फॉर्मूला नहीं होता क्या चाल का फॉर्मूला कि दूरी बटे समय। यदि अगर मैं चाल को s ले लूं, दूरी को d ले लूं और समय को t ले लूं, तो क्या ये वाला संबंध आपको दिख रहा है? क्या s बराबर d/t, यानी दूरी में परिवर्तन की दर को चाल। और ऑप्शन नंबर बी देख लो दोस्तों, डायरेक्ट 2-3 प्रश्न तो हमारे ऐसे आ गए जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? डायरेक्ट फॉर्मूला। तो मैं फिर कह रहा हूं कि फॉर्मूले से मात्रक और मात्रक से विमा, ये तीनों चीज आपकी क्लियर हो सकती है, लेकिन बस आपको भौतिक राशियों के फॉर्मूले के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तत्कालिक वेग बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। ये प्रश्न ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है क्योंकि कंडीशनल टाइप प्रश्न होते हैं कि बताइए कि ऐसा ऐसा कब हो सकता है, कि ऐसा ऐसा कब होगा, कि कौन सी कंडीशन में ऐसा हो सकता है। तो प्रश्न इसी तरीके से पूछ रहा है कि तात्कालिक वेग और औसत वेग। क्या कह रहा हूं मैं? तात्कालिक वेग वो होता है मतलब किसी क्षण पर, किसी विशेष क्षण पर, और औसत वेग क्या होता है कि उसके द्वारा टोटल विस्थापन बट टोटल समय, कि उसने टोटल विस्थापन टोटल कितने समय में उसने पूरा किया, तो उसी को बोलते हैं औसत वेग। तो ध्यान रखना कि तात्कालिक वेग और औसत वेग का मान किस कंडीशन में समान होता है, यानी किस कंडीशन में बराबर होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, एक है कि जब वस्तु में त्वरण शून्य हो। आंसर क्या है दोस्तों? जब वस्तु में त्वरण शून्य होगा, यानी वस्तु यानी जो है आपकी एक समान गति से चल रही होगी, यानी वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो ध्यान रखना दोस्तों त्वरण का मान क्या हो जाएगा? शून्य। क्या हो जाएगा? शून्य। तो ध्यान रखना था तात्कालिक वेग और औसत वेग समान माने जाएंगे कब? जब आपका वस्तु में त्वरण शून्य हो। क्या हो? जब वस्तु में त्वरण। सही आंसर यही है आपका। विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं दोस्तों? खूब बहुत बार बता चुका कि विस्थापन में परिवर्तन 3 चीजें होती हैं दोस्तों, मैं आपको यहीं क्लियर कर देता हूं। एक तो होती है 3 चीजें, दूरी में परिवर्तन की दर, ध्यान रखना, दूरी और विस्थापन में मैंने आपको बता दिया
कि किसी भी वस्तु या पिंड के द्वारा उसका जो पथ लंबाई होती है उसको बोलते हैं दूरी, और जो पथ लंबाई जो है उसमें प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य की जो सीधी लंबाई है उसको बोलते हैं अपन विस्थापन। अंतर समझ में आ गया विस्थापन और दूरी। और ध्यान रखना कि विस्थापन का मान कभी भी दूरी से ज्यादा नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है और दूरी से कम हो सकता है, लेकिन कभी भी विस्थापन का मान दूरी से ज्यादा नहीं होगा। फिर है कि दूरी में परिवर्तन की दर। दोस्तों क्या कह रहा हूं मैं, दूरी में परिवर्तन की दर, और दूरी में परिवर्तन की दर आपकी कहलाती है दोस्तों चाल। क्या कहलाती है, चाल। और अगर मैं देखूं विस्थापन में परिवर्तन की दर, किसमें, विस्थापन में परिवर्तन की दर, तो आपका दोस्तों ये कहलाता है वेग। और एक और चीज होती है कि वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, तो ध्यान रखना वेग में परिवर्तन की दर जो कहलाती है वह कहलाती है आपकी त्वरण। क्या कहलाती है दोस्तों, त्वरण। ये चीजें याद रखनी है आपको। पहला तो याद रखना है कि दूरी और विस्थापन क्या चीज है, फिर याद रखना है कि दूरी में परिवर्तन की दर चाल है और विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग है, और फिर वेग में भी परिवर्तन की दर क्या कहलाती है दोस्तों, आपकी त्वरण कहलाती है। क्या कहलाती है, त्वरण। ये तीन फॉर्मूले हैं दोस्तों, तीनों आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। और कई इसमें 3 से 4% ऐसे दिए गए हैं जो डायरेक्टली फॉर्मूले बेचते हैं, मतलब जिनको वो ये फॉर्मूले आते थे वो डायरेक्टली इसका आंसर। अब देखो वही दे रखा है कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो दोस्तों विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। तो अपना जो सही आंसर है वो ये रहेगा, दे। बताओ कोई दिक्कत क्या इस प्रश्न को समझने में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वेग में परिवर्तन की दर बटे लगने वाला समय। अब देखिए भाई साहब, वही आ गया कि वेग में परिवर्तन की दर और बटे लगने वाला समय, यानी कितने समय में वेग में अगर परिवर्तन हो रहा है, तो इसी चीज को तो क्या बोलते हैं अपन, त्वरण। क्या बोलते हैं दोस्तों, त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, त्वरण बोलते हैं। अच्छे से लिख देता हूं, त्वरण, एक्सेलरेशन इंग्लिश में बोलते हैं। अपने गाड़ी का जो एक्सीलेटर है ना, वो एक्सीलेटर वर्ड एक्सेलरेशन से बना है, क्योंकि एक्सेलरेशन का अर्थ होता है त्वरण। और एक्सीलेटर क्या काम आता है, गाड़ी को त्वरित करने में। अरे भाई रेस किस काम आती है, रेस जिसको आप बोलते हो एक्सीलेटर के, एक्सीलेटर खींचते गाड़ी तेज हो जाती है, छोड़ते गाड़ी धीमी हो जाती है, तो उसके वेग में परिवर्तन करने के तो काम आता है। इसलिए ध्यान रखना वो इसी से बन रहा है, एक्सेलरेशन से ही बना है। इंग्लिश में बोलते हैं त्वरण को। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा कि वेग में परिवर्तन की दर बटे लगने वाला समय क्या रहता है, आपका त्वरण। क्या रहता है दोस्तों, त्वरण आपका सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण निकाल लीजिए। अब मुझे बताना कि त्वरण का फॉर्मूला क्या था कि साहब वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। समय के सापेक्ष होता यह है कि परिवर्तन, सर वेग में परिवर्तन मतलब कि ध्यान रखना कैसे निकालते हैं, अंतिम वेग बटे अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। क्या है अपना फॉर्मूला, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। अब मुझे बताओ क्या दे रखा है प्रश्न में, अंतिम वेग कितना रेखा है, सर 5 से कितना हो गया 10, तो अंतिम वेग कितना है 10, प्रारंभिक कितना था 5, और ये सब कुछ कितने समय में हुआ, कितने समय में हुआ 5 सेकंड में। कितने समय में, 5 सेकंड में। तो ध्यान रखना बबुआ लोग, 10 में से 5 गए तो 5 नीचे बटे 5, 5 से 5 कैंसिल, और आपका आंसर आएगा 1। कितना आएगा 1, यानी 1 मीटर प्रति सेकंड। अब त्वरण निकाल रहे हैं तो ध्यान रखना प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण का वेग का मात्रक तो होता है मीटर प्रति सेकंड, और जबकि त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मात्रकों का बड़ा ध्यान रखे, क्योंकि कई बार ऐसे आ जाते हैं, कई बार ऑप्शन समान रहते हैं, ऊपर वाले में भी एक नीचे वाले में भी एक, लेकिन उनके मात्रकों में गड़बड़ी कर देता है। क्या कर देता है दोस्तों, मात्रक में गड़बड़ी। ये समझ में आ गई ना चीज। कुछ नहीं किया, मुझे वेग में परिवर्तन निकालना था, और परिवर्तन कैसे निकालते हैं, अंतिम में से प्रारंभिक घटाकर। कैसे निकालते हैं, अंतिम में से प्रारंभिक घटाकर। क्यों, 5 मीटर प्रति सेकंड के तो वेग से चल रहा था, फिर वो कितने में 10 में हो गया। 5 सेकंड में उसने चाल बढ़ाकर अपनी यानी वेग बढ़ाकर कितना कर लिया 10, तो परिवर्तन कितना हुआ 5 का हुआ ना। कैसे निकाला, अंतिम में से प्रारंभिक घटाकर। अगले प्रश्न की, ये इस प्रश्न का जो सही आंसर क्या रहेगा, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों कि यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 10 न्यूटन बल लगाया जाता है तो त्वरण कितना होगा। दोस्तों आप लोगों को पता है कि बल का फॉर्मूला क्या होता है, बल का फॉर्मूला होता है कि सर द्रव्यमान को, किसको, द्रव्यमान को अगर मैं त्वरण से गुणनफल कर दूं तो मुझे क्या प्राप्त होता है, बल।
प्रश्न में कह रहा है कि बल तो कितना है 10 न्यूटन, द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान 10 किलो, कितना 10 केजी। अब आपसे प्रश्न पूछ रहा है क्या क्या प्रश्न पूछ रहा है कि सर त्वरण कितना होगा, यानी ए का मान आपसे पूछा है। अब मुझे बताना 10 से 10 कैंसिल और ए का मान क्या आएगा, ए का मान 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्या आएगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आंसर क्या रहेगा आपका, क्या हो गया, बिल्कुल 10, अच्छा 10 केजी, अच्छा 10 केजी दे रखा है, और कि यदि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन बल लगाया जाए तो 10 न्यूटन बल लगाया जाए, ठीक है। और बल का फॉर्मूला होता है कि बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। इसमें क्या गड़बड़ी हो गई प्रश्न में, शायद ऑप्शन में गड़बड़ी हो गई, ऑप्शन में क्या गड़बड़ी हो गई, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ए का मान क्या निकल के आ जाएगा, न्यूटन बटे केजी। सही तो है, एक है इसका आंसर, क्या है, एक है। ये शायद गड़बड़ी हो गई ऑप्शन में ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 की जगह क्या है यहाँ पे, 1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन को फॉर्मूला पता था, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, ठीक है। बल का मान रख दिया मैंने 10 न्यूटन, त्वरण का मान वो द्रव्यमान का मैंने रख दिया 10 केजी, और त्वरण का मुझे निकालना है। प्रश्न कह रहा है कि त्वरण का मान निकालो, तो जैसे ही मैंने मान रखा, आपको पता है 10 से 10 कैंसिल, और ए का मान क्या आ जाएगा, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या आएगा दोस्तों, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका क्या रहेगा, आंसर रहने वाला है। आगे प्रश्नों की ओर अगर मैं चलता हूं दोस्तों, तो अगला जो हमारा प्रश्न है, इस प्रश्न का सही आंसर लगा लेना दोस्तों, कितना होगा, 1, कितना रहेगा, 1। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि नकारात्मक त्वरण निम्न में से किस दिशा के विपरीत होता है। ध्यान रखना मेरी बात हमेशा, नकारात्मक त्वरण यानी अगर कोई वस्तु जब गति कर रही होती है, तो आप लोगों को जब मान लीजिए आगे गाड़ी रोकनी है तो ब्रेक लगाते हो ना, तो ब्रेक लगने के बाद में भी गाड़ी थोड़ा बहुत तो दूरी तय करती है ना, थोड़ा बहुत तो दूरी चलती है। तो ध्यान रखना, ब्रेक लगाने से, मान लीजिए आप इस रोड पर चल रहे हो, आपने यहां पर ब्रेक लगाया, यहां पर ब्रेक लगाना प्रारंभ किया, और गाड़ी इतना दूरी चलकर यहां जाके रुकी है। विराम अवस्था में ब्रेक लगाने के पश्चात और विराम अवस्था में आने तक जो गाड़ी जो दूरी तय करती है, उसी को बोलते हैं दोस्तों, उसी को बोलते हैं नकारात्मक त्वरण, या फिर बोलते हैं इसको दूसरी भाषा में मंदन। क्या बोलते हैं दोस्तों, मंदन बोलते हैं। इसी चीज को मंदन कहा जाता है। आपका जो ऋणात्मक त्वरण है ना, ये ऋणात्मक त्वरण या नकारात्मक त्वरण, इसी चीज को दोस्तों क्या कहते हैं, अपन मंदन कहते हैं। मंदन, समझ में आ गई चीज। अब प्रश्न ये कह रहा है कि जो ये मंदन हो रहा है ना, वो किस दिशा के विपरीत हो रहा है। अब मुझे बताना कि वेग इधर तरफ, मतलब गाड़ी इधर गति कर रही है और मंदन किधर लग रहा है, इधर की साइड, तभी तो मंदन धीरे 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 जाके गाड़ी को रोक देगा एक स्थान पर, यहां पे जाके। तो ध्यान रखना, जो मंदन की जो दिशा होती है वो हमेशा वेग के विपरीत होती है। किसके विपरीत, वेग के विपरीत। अच्छा प्रश्न है, उसमें लैंग्वेज समझना है आपको कि नकारात्मक त्वरण यानी जो मंदन होता है वो निम्न में से किस दिशा के विपरीत होता है, किसके विपरीत होता है। तो ध्यान रखना, वेग के विपरीत। किसके विपरीत, वेग के विपरीत। अगला प्रश्न, एक कार का वेग 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति ओवर से और 72 किलोमीटर प्रति ओवर तक समान रूप से बढ़ता है, तो कार के त्वरण की गणना करो। आप भाई साहब, एक तो इसमें वेग ये दे रखा है और एक वेग ये दे रखा है, समय का मान दे दिया इसने ए, और पूछ क्या लिया, त्वरण। तो आप लोगों को पता है कि अंतिम में से ये तो आपका अंतिम वेग है और ये प्रारंभिक वेग है, और ये आपका क्या है, समय। तो मुझे ये बताओ कि अंतिम में से प्रारंभिक वेग हटा देंगे, बटे में समय, आपका त्वरण निकल जाएगा। लेकिन मामला ये है कि समय का मान तो सेकंड में है, और ऊपर जो दे रखा है भाई ने, वो दे रखा है कि किलोमीटर पर आवर, और ये भी किलोमीटर पर आवर। अब मुझे बताना कि इस चीज को, किलोमीटर को वापस मैं किस में करूं, मीटर प्रति सेकंड में करूं, किस में करूं, मीटर प्रति सेकंड में। तो एक सरल सी चीज ये है, अगर मैंने इसको V1 मान लिया, V1 का मान कितना है, 18 किलोमीटर प्रति आवर, 18 किलोमीटर प्रति आवर। अब दोस्तों बात यह है
कि अगर मैं इसको मीटर में चेंज करूंगा तो इसमें यह है कि इसमें 5/18 से गुणा कर दूंगा। आप तो डायरेक्ट याद रखो, अगर अपन किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना चाहते हैं, ध्यान रखना, किलोमीटर प्रति हॉवर से किस में चेंज करना चाहते हैं, मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से गुणा कर देते हैं। अब सोचो 18 से 18 कैंसिल और आया क्या, 5 मीटर प्रति सेकंड। यहां पे क्या था, किलोमीटर प्रति हॉवर, ये क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड। कैसे हो गया कि सर मैंने 18 को 5/18 से क्या कर दिया, गुणा। ऐसे ही दूसरे में कर दो कि 72 को अगर मैं 72 किलोमीटर प्रति हॉवर को अगर मैं 72 मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना चाहता हूं, मतलब मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना चाहता हूं, तो 72 गुणा 5/18, 72 गुणा 5/18, ये आ गया। 18 के पहाड़े से 72 कितनी बार गया, 4 बार, और 4 गुणा 5 किया तो कितना आया, 20। कितना आया दोस्तों, 20 मीटर प्रति सेकंड। आप देखो दोस्तों, ये भी मीटर प्रति सेकंड, ये भी मीटर प्रति सेकंड, और ये समय अपना सेकंड में है ही, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। त्वरण का मान निकल जाएगा, किसका मान निकल जाएगा, त्वरण का। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। अंतिम वेग का मान कितना दे रखा है, v2 20, कितना 20, माइनस प्रारंभिक वेग दे रखा है 5, और समय का मान दे रखा है 5। तो देखा 20 में से 5 गए तो 15, और बटे में कितने 5, कैंसिल किए 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दोस्तों तो दोस्तों अपना जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन में मत रहने दो। यहाँ पे मैं ए बै से दे और यह बना दूंगा, क्या बना दूंगा, ऑप्शन ये, और यह ऑप्शन है कि 3 मीटर प्रति सेकंड, और यही आपका क्या है, आंसर है। इसमें आप सोच रहे होंगे सर ऑप्शन में अनुसार, अरे इसमें कुछ नहीं है, अगर मैं 5 की जगह 10 सेकंड रख दूं, कितना रख दूं, 10 सेकंड है, तो सोचो 15 में 10 का भाग लगाओ तो 1.5 आ जाएगा, और आंसर ये रह जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप समय का मान चेंज कर लो, क्या दिक्कत है, 3 आ जाएगा। अरे आपको जब मेथड पता है तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो, इसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं है। तो अपना जो 5 सेकंड के अनुसार अगर अपन ने हल किया, इसको क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, क्या कि मुझे फॉर्मूला पता है कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, लेकिन यहां पे एक समस्या आ रही है कि समय तो सेकंड में है, और ये जो चीज दे रखी है किलोमीटर प्रति ओवर, किलोमीटर प्रति ओवर, मैंने उसको यहां पे चेंज कर लिया। किलोमीटर प्रति ओवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। लिख लो ये चीज कि किलोमीटर प्रति ओवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करते हैं दोस्तों, मल्टीप्लाई। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे, ये मैं बाद में बता दूंगा, क्योंकि अभी समझाऊंगा तो अलग से पेज लगेगा। आप इतना याद रखो कि 5/18 से क्या करना है, गुणा। ऐसे हल कर लो, बस मान निकाल के मैंने यहां रख दिया, v2 और v माइनस का मान निकाल के समय का मान निकाल दिया, मेरे पास त्वरण आ गया 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। शून्य त्वरण का अर्थ है दोस्तों, ध्यान रखना, शून्य त्वरण का अर्थ यह है कि उसमें त्वरण नहीं है, यानी वस्तु का जो है वेग स्थिर है। वस्तु का वेग स्थिर है, यानी वस्तु है जो समान वेग से गतिशील कर रही है, उसमें वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा। अब मुझे बताओ कि वेग में अगर परिवर्तन नहीं हो रहा तो त्वरण कहां से इमर्ज होगा, त्वरण कहां से उत्पन्न होगा, क्योंकि वेग में परिवर्तन होगा जब भी तो त्वरण आता है, जब वेग में परिवर्तन नहीं हो तो त्वरण शून्य होगा। तो त्वरण शून्य है, इसका अर्थ यह है कि वस्तु का वेग स्थिर है, यानी वस्तु एक समान वेग से गतिशील है। त्वरण की विमा, दोस्तों मैं विमा यहां पे आप लोगों को बता दूं कि विमा जब ही बता सकते हो जब आपको मात्रक याद हो। क्या याद हो, मात्रक। ध्यान रखना दोस्तों, विमा में होती है मोस्टली MLT। M का मतलब होता है दोस्तों मास, मास मतलब द्रव्यमान, जो केजी और ग्राम में आते हैं। फिर होता है L का मतलब होता है दोस्तों लेंथ, और लेंथ किस में होती है दोस्तों, मीटर में। किस में होती है, आती है मीटर में। टाइम, T का मतलब होता है टाइम, और टाइम आपको पता है दोस्तों किस में आता है, सेकंडों में। किस में आता है, सेकंडों में। इजीली से निकाल सकते हो हर किसी की विमा। पहले तो आपको त्वरण की निकालनी है तो त्वरण का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फॉर्मूला। त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। क्या होता है फॉर्मूला, वेग बटा समय। अब वेग का जो है मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, और बटे समय का मात्रक भी सेकंड। तो त्वरण का जो निकल के आया मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और अगर मुझे बताओ कि मीटर और सेकंड को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा स्क्वायर को, तो क्या हो जाएगा, -2, घात किसकी आ जाएगी, -2 की। आप देखो सेम चीज उठा के रख लो, इस मात्रक को, मात्रक उठा के यहां रख लो, मीटर प्रति
सेकंड स्क्वायर। अब इस मात्रक से अपन में विमा निकालूंगा, मैं किसकी विमा, त्वरण की विमा निकाल के रख दूंगा। अब देखो कैसे, क्या आपको कहीं इस मात्रक में द्रव्यमान दिख रहा है क्या, यानी केजी और ग्राम का मान दिख रहा है क्या? नहीं सर, नहीं है, मीटर है और सेकंड है। तो ध्यान रखना एम के ऊपर क्या लगा दोगे, जीरो। क्या लगा दोगे, जीरो। एल यानी होती है लेंथ, लेंथ मतलब वही मीटर और सेंटीमीटर। आपको मीटर दिख रही है क्या? बिल्कुल दिख रही है सर। कितनी दिख रही है? एक। कितनी दिख रही है? मीटर स्क्वायर थोड़ी ना है, क्यूब थोड़ी ना है, 1 मीटर है। तो एल के ऊपर क्या लगा दिया मैंने, 1। आपको टी का मतलब होता है टाइम। टाइम दिख रहा है क्या? हाँ सर, सेकंड टाइम ही तो होता है, और टाइम दिख तो रहा है लेकिन उसके ऊपर -2 घात है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी टी के ऊपर क्या लगा दूंगा, -2 घात। और ये किसके विमा, किसकी विमा, त्वरण की विमा निकल के आ गई, यानी m0 L1 और t -2। तो देखिए m0 है, L1 है और t -2 है। बिल्कुल आगे पीछे कर दिया उसने, L को पहले लिख दिया, m को बाद में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें mlt भरी जाती है और mlt के ऊपर जो जिसकी भी जितनी घातें होती है वो लगा देते हैं। जैसे m1 था तो 1 घात आ गई। अगर मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे ये ऐसे होता तो क्या लगा देते अपन, L के ऊपर 2 लगा देते। क्या लगा देते? L के ऊपर 2 लगा देते हैं, लेकिन यहां पे चूंकि अपने पास एक ही है इसलिए अपन ने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ क्या लगाया, L के ऊपर 1 लगाया। क्या लगाया दोस्तों? L के ऊपर 1, क्योंकि हम M भी है जो कितना है, 1 है। M कितना है, 1, इसलिए L के ऊपर अपन ने 1 ही लगाया है। तो अपना जो त्वरण की विमा है प्रश्न, उसका सही आंसर क्या रहेगा, ये रहेगा। क्या रहेगा? ये m0 L1 और t -2। स्थिर अवस्था से प्रारंभ करने पर सुनील की कार 10 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है, तो कार का त्वरण, अरे वही त्वरण का प्रश्न है, कंफ्यूजन होने की क्या जरूरत है। त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। वेग कितना है साहब, वेग है साहब का कि स्थिर अवस्था में प्रारंभिक वेग कितना है, स्थिर अवस्था का, यानी 0। प्रारंभिक वेग क्या मानेंगे इसमें, v1 का मान 0। अब उसने कुछ टाइम बाद में 10 सेकंड बाद में वेग कितना प्राप्त कर लिया, 20 मीटर प्रति सेकंड। क्या कितना प्राप्त कर लिया, 20 मीटर प्रति सेकंड वेग प्राप्त कर लिया। तो कह रहा है कि 10 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड वेग प्राप्त कर लेता है स्थिर अवस्था से, तो कार का त्वरण निकालो। आपको पता है कि क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, यानी v2 - v1 अपॉन t। और v2 का मान कितना है, 20, v1 का मान कितना है, 0, और t का मान कितना दे रखा है प्रश्न में, कितना, 10 सेकंड। कितना दे रखा है, 10 सेकंड। तो देखिए 20/10, आंसर कितना आया, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया आंसर, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया, यानी 2 मीटर प्रति सेकंड। देखना, मैं फिर कह रहा हूं, मैंने बताया था ना आपको, कई बार वो क्या है, वैल्यू यानी मान तो समान दे देता है लेकिन मात्रकों में गड़बड़ी कर देता है। देखिए 2, कहीं जल्दीबाजी में कई भाई मेरे भाई तो देखेंगे 2 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन मेरे भाई ये क्या है, 2 मीटर प्रति नहीं है, यहाँ पे 2 मीटर सेकंड स्क्वायर है। प्रति तो ये है, प्रति का मतलब दोस्तों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, और दूसरा तरीका यह है कि 2 मीटर और सेकंड स्क्वायर को जब मैं ऊपर लाऊंगा तो इसकी घात किसकी हो जाएगी, माइनस में। तो दोनों तरीके सही हैं, दोनों तरीके आपको ढूंढने। बताइए कि ये वाला ऊपर वाला तो दिख नहीं रहा, लेकिन सर ये दिख रहा है मेरे को, तो ध्यान रखना ये वाला आंसर होगा। जल्दीबाजी में आप गड़बड़ी नहीं करें, मात्रक और वैल्यू दोनों के मान आपको मैच करने हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग, एक बात बताना, अगर त्वरण ऋणात्मक हो रहा है मतलब वही किसकी स्थिति हो रही है, मंदन वाली स्थिति हो रही है। किसकी, मंदन वाली। तो वेग घटेगा या बढ़ेगा, अरे सर घटेगा, क्योंकि आपको पता है जब आप ब्रेक लगाते हो तो वेग बढ़ता है या घटता है, घटता है। वेग क्या होता है, घटता है। और ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ब्रेक वाला, कि अगर किसी कार को जब अपन रोकते हैं तो जैसे आपने ब्रेक लगाए, तो ब्रेक लगाने के बाद और गाड़ी के स्थिर अवस्था में आने तक जो थोड़ी सी भी दूरी तय करता है उसी को बोलते हैं मंदन या फिर ऋणात्मक त्वरण। और ध्यान रखना, ऐसी स्थिति में है जो वेग घटेगा। क्या घटेगा, क्यों घटेगा, क्योंकि जो ऋणात्मक त्वरण की जो दिशा होती है वो वेग के विपरीत होती है। इसकी जो दिशा होती है ना ऋणात्मक त्वरण की, वो क्या होती है, वेग के विपरीत। ये प्रश्न पहले भी आ गया ना, वेग के विपरीत होती है। और वेग के विपरीत अगर कोई मान लीजिए बल की तरह ही ये कार्य करता है तो
एक तरीके से फिर क्या हो जाएगा, वेग घटेगा ही। क्या होगा, वेग घटेगा। आंसर क्या रहेगा, वेग घटेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? तो ध्यान रखना दोस्तों, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, आंसर तो इसका है बल है त्वरण। कैसे, यानी जिस दिशा में आप बल लगाते हो उसी दिशा में क्या होता है, त्वरण। या फिर ऐसे कह सकते हो, जिस दिशा में त्वरण होता है बल भी उसी दिशा में कार्य करता है। तो बल और त्वरण की दिशा क्या होती है, सेम होती है। वो ये पूछ रहा है कि जोड़े का नाम बताना है जिसमें दोनों की दिशा सेम हो। और दोनों ध्यान रखना सदिश राशियां भी होती है। सदिश राशियां वे जिनके परिमाण के साथ साथ उनका क्या हो दोस्तों, वेग भी हो। उनके साथ में क्या हो, वेग भी हो। तो ऐसी राशियां सदिश कहलाती है। वेग समय ग्राफ रेखा का ढाल, मैंने अभी पहले भी बता चुका आपको। मान लीजिए कोई ग्राफ है, एक तरफ वेग है और एक तरफ क्या है, समय। तो पूछता है कि इसका जो ढाल है वो किसको इंडिकेट करता है? तो ध्यान रखना, त्वरण को। किसको करता है, त्वरण को। आंसर क्या रहेगा, त्वरण। यानी वेग समय ग्राफ रेखा का ढाल त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। एक कार, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि एक कार 500 मीटर की दूरी 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से तय करती है और अगले 500 मीटर की दूरी 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से तय करती है। तो बताइए कार का औसत वेग। क्या बताइए, औसत वेग। दोस्तों इसको बहुत अच्छा प्रश्न है, समझने की आप ट्राई करना, कोशिश करना है इसको। देखिए दोस्तों, मान लीजिए मेरे पास कोई कार है दोस्तों। क्या है दोस्तों, कोई कार है। वैसे तो अभी तक तो है नहीं, लेकिन आ जाएगी। क्या दोस्तों, आ जाएगी। तो कार है मेरे पास दोस्तों, और वो कार जो है, मैं कह रहा हूं कि वो जो 500 मीटर की दूरी है, यानी मैं दूरी को, पहली दूरी को क्या मान लेता हूं, D1 का मान है 500 मीटर। और कह रहा है कि वो जो कार है 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। मतलब V1 का मान कितना है दोस्तों, 40 मीटर प्रति सेकंड। फिर कह रहा है कि एक फेज तो उसने, एक दूरी तो मतलब उसने इतनी दूरी इतने वेग से तय कर ली। फिर कह रहा है कि अगले 500 मीटर की जो दूरी है उसने कैसे तय करी दोस्तों, कितने वेग बढ़ा लिया। वो लेट हो रहा था तो उसने वेग बढ़ा लिया दोस्तों, 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से कर लिया। दूरी को क्या, चाल को क्या कर लिया, बढ़ा लिया। और वो कह रहा है कि ऐसी स्थिति में आप औसत चाल बताइए, मतलब औसत वेग बताइए। तो दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनो। आपको पता है कि चाल का फॉर्मूला क्या होता है? सर चाल का फॉर्मूला दूरी बटे समय होता है। दूरी बटे समय होता है। अब मुझे बताना, आपको दूरी का मान दे रखा है, आपको चाल का मान दे रखा है, तो आप समय का मान नहीं निकाल सकते क्या कि उसने इतना जो है किस समय में तय किया कि सर मुझे ये समय का मान क्यों चाहिए? तो दोस्तों एक बात बताना कि औसत क्या क्या निकलवा रहा है प्रश्न आपसे? प्रश्न जो निकलवा रहा है आपसे, निकलवा रहा है कि कार का औसत वेग या फिर औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, औसत चाल। प्रश्न देख लीजिए, क्या निकल, औसत वेग निकल, कोई दिक्कत नहीं है, वो दोनों सेम ही होते हैं। दोनों के फॉर्मूले क्या है, सेम ही तो हैं। तो औसत वेग लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। औसत वेग, और औसत वेग होता है कि टोटल विस्थापन बटे टोटल समय। अब मुझे बता, टोटल विस्थापन, कुल विस्थापन बटे कुल समय, यह आपका फॉर्मूला होता है। मैं यहां पे कुल विस्थापन तो निकाल सकता हूं कि एक तो 500 और दूसरा 500, कितना हुआ 1000। लेकिन मुझे क्या समय का मान दिख रहा है क्या यहाँ पे? नहीं। तो समय का मान निकालने के लिए मुझे ये समय निकालना पड़ेगा और ये समय निकालना पड़ेगा कि उसने इतनी दूरी तो इतने समय में और इतनी दूरी इतने समय में। उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल मेरे पास दे रखी है, सर कितनी दे रखी है, 40 दे रखी है। समय मुझे निकालना है, दूरी का मान दे रखा है 500, समय का मान निकालना है। तो इस टी को वहां ले जाऊंगा, इस टी को T1 नाम दे दो कि ये T1 निकालना है, इधर T2 निकालना है। तो T1 का मान मैं अगर निकालूंगा तो दोस्तों 500 बटे 40 आएगा, और 500 बटे 40 को अगर मैं सही करूंगा तो दोस्तों 25 बटे 2 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 25 बटे 2। ये T1 का मान निकल के आ गया। ऐसे ही T2 का मान निकाल लो। अब तो डायरेक्ट रख सकते हो ना, अब तो डायरेक्ट रख दो कि 60 बराबर कितना हो गया, 60 बराबर हो गया 500 बटे T2। 500 बटे T2 को उधर ले जाओ, 500 बटे कितना आ गया, 60। कैंसिल कर दो, 2 के फाड़े से ये कितनी बार, 25 बार, और नीचे वाला कितनी बार, 3 बार।
तो T1 का तो मान आया है आपके 25/2, T2 का मान आया 25/3। अब मुझे बताना टोटल, अगर मैं टाइम निकालूंगा T बराबर T1 प्लस T2 कर दूंगा तो 25/2 प्लस 25/3, लघुत्तम आया 6। कितना आया दोस्तों? 6। थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, साइज छोटी कर दी, अब ठीक है। ठीक है दोस्तों, देखो आगे तो टी जोड़ूंगा 6, एलसीएम निकाल लिया मैंने 3, 6 एलसीएम आया, 2 3 6, 3 बार गया 25, 25 75, 3 दूनी 6, 2 बार गया 25 दूना 50। अब मुझे बताना 75 और 50 कितने हुए? कितने हुए? 75 और 50 कितने हुए? 125, और 125 बटे कितने आए दोस्तों? ये पे 6। कितना आया? 6। ये मेरे पास क्या निकल के आया दोस्तों? टोटल टाइमिंग। अगर मेरे पास टोटल दूरी है, टोटल दूरी निकाल ही सकते हो, D बराबर D1 प्लस D2 कितना आया? 500 प्लस 500 कितना आया दोस्तों? 1000। कितना? 1000। टोटल दूरी आ गई, टोटल टाइमिंग आ गया, तो औसत वेग नहीं निकाल सकते क्या? सर आसानी से निकाल सकते हैं। बताइए कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? तो सूत्र में ये क्या हुआ? ठीक है, तो कुल विस्थापन कैसे निकालोगे आप? कुल विस्थापन दे रखा है सर 1000 हो गया, और कुल समय आपने निकाल लिया कितना? 125/6। 125 को नीचे रखो, 6 को ऊपर ले जाओ, तो हल करोगे जब आप दोस्तों हल करोगे तो इसका जो आंसर आएगा कैसे आएगा? अगर मैं 25 के फाड़े से पहले इसको काटो, आंसर जो आएगा आपका 25 के फाड़े से, मैंने पहले इसको काट दिया 25 के फाड़े से, ये लो 25 के फाड़े से आपको पता है कि कितनी बार कटेगा? 5 बार। कितनी बार? ये 5 बार। और 25 के फाड़े से ये कितनी बार कटेगा? कितनी बार कटेगा? कितनी बार कटेगा? 4। 100 कितनी बार? 4 बार कटता है, तो 4000 है तो 40 बार कट गया। फिर 5 के फाड़े से कितनी बार कट गया दोस्तों? कितनी बार? 5 6 30, 5 अंडो 40। तो दोस्तों 6 इंटू और 8 बचे तो कितना हो गया दोस्तों? 48। कितना हो गया? 48। क्या निकाल रहे हैं? वेग निकाल रहे हैं, तो मात्रक क्या लगा देंगे? मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड क्या सही आंसर है क्या? बिल्कुल देखते हैं, क्या देखते हैं? अरे दोस्तों बिल्कुल ही पहला जो सही आंसर है अपना 48 मीटर प्रति सेकंड। अब एक बात बताओ दोस्तों कि सर इतनी बड़ी रामायण करने की जरूरत है क्या? कि हमको एक इतनी सी चीज निकालनी है तो इतनी बड़ी रामायण क्यों करनी है? तो दोस्तों एक बात मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। एक ट्रिक बता दूं क्या? बता दूं? चलो तो बता ही देता हूं। आप लोगों को इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आप मेरे से ध्यान रखना दोस्तों। इस तरीके के प्रश्न में यदि आपको दूरी का मान समान दे रखा हो, किसका मान? दूरी का। क्या यहां भी 500 है और यहां भी 500 है, और आपसे निकलवा क्या रहा है? औसत वेग। क्या निकलवा रहा है दोस्तों? औसत वेग। तो दोस्तों एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर ऐसी स्थिति में आपसे औसत वेग निकल जाता है जब दूरी का मान समान हो। किसका मान दोस्तों? जब दूरी का मान समान हो। जब दूरी का मान समान दे रखा हो और आपसे क्या निकलवाए? औसत वेग निकलवाए। तो दोस्तों एक फॉर्मूला होता है डायरेक्टली इसका, और वो फॉर्मूला होता है 2v1 गुणा v2 अपॉन v1 प्लस v2। और v1 और v2 तो आपको दे रखे हैं प्रश्न में, तो रख दो मान कि 2 गुणा v1 का मान कितना आया? सर 40 है। v2 का मान कितना है? सर 60 है। और v1 प्लस v2 यानी 40/60। अब मुझे बताना कि 20 ऊपर वाले को नीचे वाले को ऊपर ऐसे रहने दो, काटो मत, तो ताकि अपन नीचे वाले को जोड़कर काट देंगे। तो 40 प्लस 60 कितना आया? 100। अब काट दो कि सर ये 2 जीरो मैंने ऐसे कैसे 2 जीरो से इसको उड़ा दी। 20 कहां है? ये तो 2 है। ये कितना है दोस्तों? ये 2 है। ये आपका 2 आ गया। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। 6 चौका 24, और 24 गुणा 2 करेंगे तो कितना आया दोस्तों? 48। आप देख लो, इतनी रामायण करी थी तब भी 48 आया था,
और जब इतनी सी रामायण करी तब भी 48 आया। लेकिन ये ट्रिक और ये फॉर्मूला आप कब लगा सकते हो दोस्तों, जब आपको प्रश्न में दूरी का मान समान दे रखा हो। यहां भी 500, यहां भी 500, अगर यहां 1000 होता, यहां भी 1000 होता तब भी लग जाता, यहां 2000 होता, यहां भी 2000 होता। यानी दूरी का मान अगर आपको समान दे रखा है और आपसे निकलवा रहा है औसत वेग या फिर औसत चाल, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, 2 गुणा v1 गुणा v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ये फॉर्मूला आप थोड़ा याद रखिए। अगर आपको असमान दे रखा हो तो मैंने आपको बड़ा मैटर भी बता रखा है कि जो चीज मिसिंग है वही निकालते हैं। पहले प्रश्न में आपको दूरी दे रखी है और वेग दे रखा है और निकलवा रहा है आपसे t1, फिर इसमें भी t2, तो t1 t2 जोड़ दोगे और ऊपर से कुल दूरी जोड़ दोगे तो एक तरीके से औसत वेग इस तरीके से भी निकाला जा सकता है, अन्यथा आप दूसरा फॉर्मूला लगा के इस तरीके से भी निकाल सकते हो। बताइए कि कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका जो इस सही प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या रहने वाला है दोस्तों, पिछले वाले का क्या रहेगा आपका, यहां पे 48 मीटर प्रति सेकंड जो रहेगा उसका औसत वेग रहने वाला है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि एक कार प्रथम 10 सेकंड में, उसी तरीका का सवाल है। मैंने आपको फिर कहा था आपको कुछ नहीं करना, प्रश्न की लैंग्वेज के अनुसार चित्र बनाना है, प्रश्न की लैंग्वेज के अनुसार आपको चित्र बनाना है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न की लैंग्वेज के अनुसार आप चित्र बनाते जाइए। देखिए कि एक कार प्रथम 10 सेकंड तक 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती है और अगले 10 सेकंड वो 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दूरी तय करती है, तो कार के यात्रा के दौरान उसका औसत वेग बताना है। देख लिए दोस्तों, देख लिया आपने, 10 सेकंड में 40 मीटर प्रति सेकंड का वेग था, फिर अगले 10 सेकंड में उसका वेग कितना हो गया, 60 हो गया। तो देखिए दोस्तों प्रश्न की ओर चलते हैं हमारे, जैसा जैसा प्रश्न बोले आपने उसके अनुसार चित्र बना लेना है। पहला t1 समय मान लेता हूं मैं 10 और इस 10 सेकंड में भाई साहब उसने जो वेग रखा अपना v1 का मान 40 मीटर प्रति सेकंड का रखा। अगले 10 सेकंड में उसने अपना वेग बढ़ा लिया और 40 से कितना कर लिया, 60 कर लिया। क्या चीज मिसिंग है, पिछले वाले में तो दूरी दे रखी थी, वेग दे रखा था और टाइम निकलवा रहा था, दूरी दे रखी थी, वेग निकलवा रहा था, वेग दे रखा था और टाइम निकलवा रहा था। इस प्रश्न में टाइम दे रखा है, वेग दे रखा है, लेकिन आपको क्या मिसिंग है, d1, इसमें क्या मिसिंग है, d2। अब मुझे बताना कि औसत क्या निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए तो अपन को किस किस की जरूरत होती है कि सर औसत वेग का फॉर्मूला होता है कि औसत यानी टोटल दूरी, कुल विस्थापन बटे कुल समय, कुल विस्थापन बटे कुल समय। लेकिन सर कुल समय तो निकाल सकता हूं कि 10 और 10-20 सेकंड, लेकिन कुल दूरी मतलब कुल विस्थापन निकाल सकते हो क्या कि सर विस्थापन तो नहीं रखा, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से निकाल लेंगे। आप लोगों को पता है कि v1 बराबर क्या होता है दोस्तों, इधर लिख देता हूं, थोड़ा सा आपको दिखेगा नहीं यहां पे। v1 बराबर होता है आपका, v1 बराबर होता है d1 प्लस d1 अपॉन t1। अब देखो v1 का मान कितना दे रखा है, 40 बराबर d1 का मान मिसिंग है, t1 का मान कितना दे रखा है, 10, तो d1 का मान आ जाएगा 400 मीटर। कितना आ जाएगा, 400 मीटर। उसी तरीके से मैं देखता हूं कि सर v2 का मान निकलवाओ, v2 का मान d2 अपॉन t2, d2 अपॉन d2, तो v2 का मान दे रखा है आपसे कितना दे रखा है, 60, d2 का मान मिसिंग है और t2 का मान दे रखा है आपको 10। तो आप बताइए कि 60 गुणा 10 करेंगे तो d2 का मान कितना निकल गया है, 600। और टोटल अगर मैं निकालूंगा कि साहब कुल दूरी कितनी हो जाएगी, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, कितनी हो जाएगी, 400 प्लस 600, कितनी हो जाएगी, 400 प्लस 600, और कितनी हुई है, 1000 मीटर की आपके पास कुल दूरी हो जाएगी। आपके पास टोटल ये कुल दूरी आ गई। टोटल समय कैसे निकालोगे, t1 प्लस t2 यानी 10, कितना निकालोगे, 10, तो औसत दूरी में रख दो। कुल विस्थापन कितना हुआ सर, विस्थापन तो आपका 1000 और समय कितना लगा आपको, 10 और 10 20, तो काट कर दो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 5 हो गया, कितनी बार, 50। आपका जो आंसर आया दोस्तों क्या है आपका, 50 मीटर प्रति सेकंड। 50 मीटर प्रति सेकंड ये आपका आंसर रहने वाला है। औसत वेग पूछा है आपसे, क्या पूछा है, औसत वेग। देखिए आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ही ऑप्शन सही है आपका प्रश्न का, 50 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन मुझे बताओ
बताओ कि सर इतनी बड़ी रामायण करने की जरूरत है क्या, इतनी बड़ी रामायण करने की जरूरत है क्या, कुछ शॉर्ट तरीका जैसे आपने पिछले वाले में बताया था उसमें भी बता दो ना। बिल्कुल बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। अगर ध्यान रखना उसमें क्या लिखाया था मैंने नोट कि जब दूरी का मान समान और औसत वेग निकलवाए, इसमें लिखो कि जब समय का मान समान हो, जब समय का मान समान हो, जब समय का मान समान दे रखा हो। अरे दे रखा है कि नहीं, पहले फेज में भी 10 सेकंड है, दूसरे में भी 10, वहां पे दूरी समान थी 500 और 500, यहां पे समय समान है। जब समय का मान समान और क्या निकलवाए आपसे, औसत वेग निकलवाए दोस्तों, क्या निकलवाए, औसत वेग निकलवाए, तो उसका सीधा सा फॉर्मूला होता है v1 प्लस v2 अपॉन 2। क्या होता है दोस्तों, v1 प्लस v2 अपॉन 2। अब मुझे बताओ v1 का मान कितना है सर, 40 है, प्लस v2 का मान कितना है, 60 है, तो मुझे बता अपॉन 2 है। अब मुझे बताना 40 और 60 कितने हो गए, 100, और 100 में 2 का भाग लगाए कितने आए, 50 मीटर प्रति सेकंड। देख लीजिए दोस्तों, दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, चाहे आप इससे करोगे तो भी 50 और इससे करोगे तो भी 50 है, उसमें भी दोनों के मान सेम आए थे। देख लीजिए चाहे दोस्तों इस प्रश्न को भी आप देख सकते हो, इस ऐसे तरीके से किया बड़े वाले से तो भी 48, और शॉर्ट रूप में किया तो भी दोस्तों 48, सेम आंसर आया था। तो दोस्तों जब दूरी का मान समान हो और औसत वेग निकलवाए तो ये वाला फॉर्मूला आप याद रखेंगे। और बड़ा वाला तो है ही कि जो चीज मिसिंग है वो निकाल लो, और औसत वेग का फॉर्मूला होता ही है कि कुल विस्थापन बटे कुल समय, उसमें रख के आराम से निकाल सकते हो। जब अलग अलग मान दे रखे हो, जब आपको दूरी का मान समान नहीं हो, असमान दे दो, एक 500 और एक 600 दे देता और फिर निकलवाता औसत वेग, तो उसमें ये वाली चीज काम नहीं करेगी, फिर आपको ये वाला बड़ा वाला मेथड लगाना है। मैंने तो कंडीशन पहले ही बता दी। अगर आपको अगर वे समय का मान समान दे रखा हो, यानी देखो 10 तो और 10, तो आपको इस तरीके से देख लो 50, दोनों आंसर सेम है। अगर आपको कहे कि सर एक 10 सेकंड और एक 20 सेकंड, तो अपने पास बड़ा वाला तरीका भी है। क्या दिक्कत आ रही है बताओ, इसमें क्या दिक्कत थी, जो चीज मिसिंग थी वही निकाल ली, क्योंकि मुझे वेग का फॉर्मूला पता है, विस्थापन बटे समय, चाल का फॉर्मूला पता है ना भाई, विस्थापन बटे समय, दूरी बटे समय, तो उससे मैंने आराम से निकाल सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताइए कि दोस्तों इन प्रश्नों में आपको मजा आया या नहीं आया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सारे प्रश्न अच्छे से क्लियर होंगे, लेकिन अगर किसी भी प्रश्न में आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है तो आप कमेंट में नीचे आप लिख सकते हो, उसको बता सकते हो। आपको जरूर बिल्कुल निश्चित रूप से आप ये मानिए कि आपको आंसर दिया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन दोस्तों आप बस पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। तब तक के लिए अपन दूसरी क्लास में मिलेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तब तक के लिए आपको काम ये है कि अपनी जितनी भी क्लासें होंगी उनको बस आपको नोट डाउन करते जाना है, एक रफ या फिर पेज में, कॉपी में, जैसे भी आप नोटबुक बनाते हो उस तरीके से। जो कुछ भी आपको पढ़ाया जाए, जो कुछ भी आपको लगे कि यार ये चीज तो थोड़ी हटके है, ये चीज नहीं है, उसको तुरंत नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों दोबारा किसी के पास भी वीडियो देखने का समय नहीं होता है। लेकिन अपन को जो पेजेस होते हैं, जो नोट्स होते हैं, उनमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है देखने में। इसलिए जब भी आप पढ़ने बैठो, जब भी आप क्लास देखो, तो एक नोटबुक और एक पेन अपने साथ में जरूर लेके बैठे। तो दोस्तों बहुत ही जल्दी आपको लिए बहुत ही अच्छे टॉपिक पर अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ आपसे बहुत जल्दी मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।